हमारा आज क्लास है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ये एक तरीके का लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया। कार्डियोपल्मोनरी वर्ड दो चीजों से मिलकर बना है, जैसे कार्डियो और पल्मोनरी मतलब हार्ट और लंग्स। अगर हार्ट और लंग्स का अरेस्ट हो गया मतलब वहां का मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, बहुत स्टिफ हो गए हैं, तो उन सब केसेस में हम लोग कार्डियो सीपीआर पेशेंट को देंगे। ठीक है, और ये हमारा जो सीपीआर होता है इसमें मेनली हम चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को देते हैं और विद असिस्टेड वेंटिलेशन के साथ। The time interval between collapse to initiation of CPR, जो हमारा टाइम इंटरवल होता है between जैसे ही पेशेंट कोलैप्स हो गया, यहाँ पर कोलैप्स का मतलब है कि पेशेंट को एकदम से कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट पड़ गया, तो उस समय से लेकर जब तक आप सीपीआर दे रहे हो, सीपीआर का इनिशिएशन टाइम जो है उनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको टाइम इंटरवल भी देखना है। और फिर उसके बाद पेशेंट जब कोलैप्स हो गया हो तब से लेकर डिफिब्रिलेटर जब तक हम स्टार्ट करेंगे तो उनके बीच का भी जो टाइम है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेनली हमारा सीपीआर दो चीजों से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन इज बीएलएस और सेकंड वन इज एएलएस। बीएलएस स्टैंड्स फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड एएलएस स्टैंड्स फॉर एडवांस लाइफ सपोर्ट। अब सीपीआर का वो तो इंट्रोडक्शन था, अब डेफिनेशन है सीपीआर का। सीपीआर इज अ बेसिक इमरजेंसी प्रोसीजर। तो सीपीआर हमारा एक बेसिक इमरजेंसी प्रोसीजर है, मतलब अगर कभी इमरजेंसी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीपीआर देते हैं पेशेंट को फॉर लाइफ सपोर्ट, ताकि उसकी लाइफ बच सके, विच कंसिस्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड मैनुअल एक्सटर्नल कार्डियक मसाज। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या इंक्लूड होता है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम पेशेंट को देंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब पेशेंट खुद से रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बाहर से खुद से रेस्पायर करेंगे। ठीक है, और मैनुअल एक्सटर्नल मसाज। फिर इसके बाद हमारा पर्पसेस है सीपीआर का। फर्स्ट पर्पस है टू एस्टैब्लिश इफेक्टिव वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन। हमें पेशेंट का हम इसलिए करते हैं सीपीआर ताकि पेशेंट का इफेक्टिव वेंटिलेशन और पेशेंट का जो सर्कुलेशन सीज हुआ है उसको हम रिस्टोर वापस कर सकें। सेकेंड है टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज फ्रॉम एनॉक्सिया। अगर पेशेंट को एनॉक्सियम यहाँ पर है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, अगर पेशेंट को एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हुआ तो उस टाइम पे उसका ब्रेन डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, और अगर एक बार ब्रेन डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सीपीआर देते हैं। फिर हमारा थर्ड वन है टू डिक्रीज इमेच्योर मोर्टेलिटी रेट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल। हमें इमेच्योर मोर्टेलिटी रेट मतलब एक्चुअल में मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट। ठीक है, तो एक्चुअल में अभी पेशेंट को डेथ नहीं होनी है, तो लेकिन हो सकता है कि उसको कार्डियोपल्मोनरी जो मसल्स हैं वो मतलब उसका सर्कुलेशन एकदम से बंद हो गया, तो उस केस में पेशेंट को डेथ ना हो, अर्ली इमेच्योर डेथ ना हो, तो उसको डिक्रीज करने के लिए हॉस्पिटल्स में वी कैन यूज सीपीआर। अब इंडिकेशन है, इंडिकेशन हमारे दो ब्रॉड हेडिंग्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हमें क्या क्या चीजों की वजह से हो सकता है, और सेकंड वन है कार्डियक अरेस्ट, मतलब हमारा कार्डियक हार्ट से रिलेटेड अगर पेशेंट का अरेस्ट हो गया है तो वो किन चीजों से हो सकता है। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ड्राउनिंग, अगर पेशेंट हमारे डूब गया है कोई इंडिविजुअल। ठीक है, स्ट्रोक, फॉरेन बॉडी, बाहर से कोई बॉडी उसकी मतलब कोई चीज उसके बॉडी में चली गई, ड्रग ओवरडोज, कोई मेडिसिन उसने या कोई भी तरीके का सब्सटेंस उसने ओवरडोज उसमें ले लिया, स्मोक इनहेलेशन, सफोकेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोमा ऑफ एनी कॉज लीडिंग टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, कोमा की वजह से भी उसको हो सकता है। फिर है हमारा कार्डियक अरेस्ट। सेकंड कार्डियक अरेस्ट है, उसमें हमारा फर्स्ट हो सकता है सडन कंप्लीट लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन। अचानक से जो कार्डियक है मतलब हमारा हार्ट के जो फंक्शन है वो अचानक से रुक गए या फिर कंप्लीटली लॉस हो गए, तो उन कंडीशंस में भी हम लोग पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। फिर सडन कोलैप्स विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, पेशेंट
एकदम से कोलैप्स हो गया और उसके साथ उसका कॉन्शियसनेस भी चला गया। पल्स एब्सेंट, ठीक है, पेशेंट का जो हमारी मेन जो पल्स होती है वो है फेमोरल में जो पल्स है और कैरोटिड पल्स, ठीक है। जब पेशेंट को एब्सेंट होगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया है। नो रेस्पिरेशन, ठीक है, पेशेंट रेस्पायर नहीं कर रहा है, तो इन सब कंडीशंस में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया है, हमको समझ जाना चाहिए। नोट, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए इफ सीपीआर इज नॉट गिवन 4 to 6 मिनट्स, डेथ में अगर सीपीआर 4 से 6 मिनट के अंदर नहीं दिया, अगर आपको ये इंडिकेशंस दिखे हैं, ये सब चीज दिखी, लेकिन फिर भी आपने 4 to 6 मिनट्स तक सीपीआर नहीं दिया तो पेशेंट को डेथ हो सकता है। अब हमारा 2 टाइप का सीपीआर है, फर्स्ट वन इज बीएलएस दैट इज कॉल्ड बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड सेकंड वन इज एएलएस दैट इज एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। बीएलएस मेनली हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर है जिसमें भी परफॉर्म टू रिस्टोर द सर्कुलेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें हमें जो पेशेंट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में देना, सर्कुलेशन करना जो हमारा हार्ट का काम है, तो उस फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए हम लोग बीएलएस यूज करते हैं। और वो फंक्शन ऐसा कब नहीं होता जब पेशेंट को पल्मोनरी या कार्डियक अरेस्ट हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है उसके कार्डियक सिस्टम। सेकंड है हमारा चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन परफॉर्म बाय एनीवन हु नोज हाउ टू डू, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल फील्ड के डॉक्टर नर्सेज ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी कॉमन मैन, कॉमन पीपल कोई भी कर सकता है, बट उनको थोड़ी सी नॉलेज हमारा होनी चाहिए इसके बारे में। फिर है हमारा विदाउट एनी अदर इक्विपमेंट, बीएलएस करने के लिए वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। एम है हमारा बीएलएस के टू एंश्योर ओपन एयरवे, एडिक्वेट वेंटिलेशन, second to maintain circulation until help comes, and definite treatment with advanced life support can be administered। तो हमें पेशेंट का सर्कुलेशन हमें देखकर रखना है तब तक जब तक कि पेशेंट को फर्दर मोर ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता, और जब तक उसका एडवांस लाइफ सपोर्ट हम उसको एडमिनिस्टर नहीं कर रहे तब तक के लिए वी कैन डू बीएलएस टू द पेशेंट। अब हमारा सेकंड वन है एडवांस लाइफ सपोर्ट। एडवांस लाइफ सपोर्ट में हम सिक्योर कर मतलब हमारी इसमें एडवांस चीजें यूज करते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग इज मेंटेन विद सम मींस ऑफ ब्रीदिंग एपरेटस, ठीक है, इसमें ब्रीदिंग पेशेंट का मेंटेन करते हैं ब्रीदिंग एपरेटस लेकर। सर्कुलेशन इज मेंटेन बाय बीएलएस अलोंग विद, और सर्कुलेशन हम कैसे मेंटेन करेंगे, बीएलएस के साथ, और इसके साथ साथ हम पेशेंट को आईवी एक्सेस भी देंगे, T50 यूज करेंगे, एप्रोप्रिएट ड्रग्स पेशेंट की कंडीशंस को देख के जो उसको ड्रग उस टाइम नीड होगी उसको वो ड्रग भी हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। हमारा प्रोसीजर ऑफ सीपीआर, check for the responsiveness of the victim. First of all, we have to check the responsiveness of the victim, whether patient is responding or not. If you suspect that victim has sustained spinal or neck injury, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट को स्पाइनल और नेक इंजरी हो गया है, then do not shake or move the patient, तो हमें पेशेंट को शेक और मूव नहीं करना, अदरवाइज शेक विक्टिम जेंटली। और अगर ऐसा नहीं है पेशेंट के साथ, उसको इंजरी नहीं हुई है स्पाइन और नेक की, तो हमें उसको बहुत जेंटली शेक करना है और पूछना है उससे तेज से चिल्ला के, आर यू ओके, क्या आप ठीक है, टू सी इफ देयर इज एनी रिस्पॉन्स, देखने के लिए कि पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग और नॉट। If there is no response, no breathing, quickly call for emergency help and follow following steps, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और उसको कोई ब्रीदिंग भी नहीं है, देन इस कंडीशन में आपको इमरजेंसी हेल्प के लिए बुलाना है, और तब तक जब तक इमरजेंसी हेल्प आ रही है तब तक आप ये फॉलोइंग स्टेप्स कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स में हमारा सीपीआर हमारा मेनली 3 चीजों से बनकर मतलब मिलकर बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर्कुलेशन, सेकंड इज एयरवे, एंड लास्ट वन इज ब्रीदिंग, ठीक है, CAP कैप। सर्कुलेशन में हम पेशेंट का देखेंगे कि सर्कुलेशन में फर्स्ट स्टेप है एस्टैब्लिश प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्स और नॉट। पहले हम पेशेंट का सर्कुलेशन चेक करने के लिए देखेंगे कि पेशेंट का कैरोटिड पल्स है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वो हम कैसे चेक करेंगे, अपनी फिंगर टिप से ऑन हिज कैरोटिड आर्टरी फॉर 5 to 10 सेकंड, हम अपनी जो 2 फिंगर टिप से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम पेशेंट का कैरोटिड आर्टरी पे रखेंगे और वहां पे फील करेंगे कि उसका पल्स हो रहा है कि नहीं, 5 to 10 seconds करें। Then start chest compression immediately. The carotid pulse is absent or questionable. हम अगर chest compression start करेंगे, अगर हम देखेंगे कि carotid pulse नहीं चल रहा है या फिर मतलब बहुत thready pulse आ रही है, ठीक है, पल्स आपको समझ नहीं आ रहा चल रहा है कि नहीं चल रहा, इन कंडीशंस में हम लोग उसको फिर सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे।
अब देखो प्रोसीजर है हमारा सीपीआर का, जैसे मैंने आपको बताया CAP कंप्रेशन, सेकंड वन इज एयरवे, लास्ट वन इज ब्रीदिंग। कंप्रेशन, अब चेस्ट कंप्रेशन में करेंगे द रिदमिक एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओवर द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। हम इसमें रिदमिक प्रेशर हम प्रोवाइड करेंगे लो स्टर्नम, जहाँ पे हमारा पेशेंट का स्टर्नम होता है वहां के लोअर हाफ में अपने हाथ को रखकर। और कैसे करेंगे इसका प्रोसीजर ये है, नील एज क्लोज टू साइड ऑफ द पेशेंट, हमें नील डाउन होना है। नील डाउन मतलब जैसे कि ये बैठे हैं अपने घुटने के बल पे, ठीक है, तो इसको नील डाउन बोलते हैं। हमें ऐसे बैठना है पेशेंट के साइड में और अपना हाथ पेशेंट के चेस्ट पे रखना है और मेक श्योर करना है कि हम पेशेंट के क्लोज होकर बैठे, पेशेंट के साइड में। Place the heel of one hand to the center of victim chest between the nipples, और हमें एक हाथ का heel को, हमारा जो पैड होता है हाथ का, वहां उसको पेशेंट के चेस्ट के बिटवीन रखना है। और वो हमें कैसे पता चलेगा, बिटवीन चेस्ट के बिटवीन उसका बोथ साइड निप्पल से आप इमेजिनरी लाइन खुद से ड्रॉ कर लो और उसके ठीक सेंटर पे आप अपना जो आपका डोमिनेंट हैंड है उसको नीचे रखकर आप हील मतलब पोजीशन दे सकते हैं। थर्ड वन इज प्लेस द अदर हैंड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट वन, और दूसरे हाथ को आप दूसरे हाथ को, एक हाथ को आपने रख लिया, दूसरे हाथ को उसके ऊपर ही रखना है और अपने फिंगर्स इंटरलॉक करके। फिंगर इंटरलॉक मतलब जैसे इन्होंने करा, एक के अंदर एक ऐसे डालना है। बोथ हैंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रिस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा दूर हाथ को ऐसे करके करना है। फोर्थ पॉइंट है, इन चिल्ड्रन इट इज डन विद वन हैंड। आप हमेशा याद रखना एडल्ट के लिए हम बोथ हैंड यूज करेंगे, चिल्ड्रन के लिए एक हैंड और इन्फेंट्स के लिए ओनली 2 फिंगर्स, ठीक है। और 2 फिंगर्स भी क्या होगा इन्फेंट्स के लिए, इंडेक्स फिंगर हमारा और हमारा मिडिल फिंगर, हम सिर्फ 2 ही फिंगर यूज करेंगे इन्फेंट्स के लिए। कंप्रेशन रेट शुड बी 100 कंप्रेशन पर मिनट, और हम कंप्रेशन रेट डालेंगे 100 कंप्रेशन 1 मिनट में। कंप्रेशन डेप्थ होगी हमारी, कंप्रेशन हम कितना अंदर तक करना है, 4 to 5 सेंटीमीटर। Allow the chest to return its normal position, हमें चेस्ट को ऐसा नहीं कि देते जाना ऐसा बिल्कुल नहीं करना, टाइम देना है कि चेस्ट एक बार अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। आफ्टर ईच कंप्रेशन विद इक्वल कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, और आपको इक्वली रिदमिक पैटर्न में बना के चलना है, कंप्रेशन और रिलैक्सेशन पैटर्न दोनों का पेशेंट का। असेस आफ्टर 1 मिनट, और फिर 1 मिनट के बाद आपको पेशेंट को असेस करना है। इफ सर्कुलेशन प्रेजेंट, अगर सर्कुलेशन प्रेजेंट है पेशेंट का, हार्ट बीट रिटर्न बैक। और पेशेंट सर्कुलेशन आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट का प्रेजेंट है और एब्सेंट है, वो आपको पेशेंट का हार्ट बीट देखकर पता चलेगा। अगर हार्ट बीट नहीं आ रहा, बैक वापस नहीं आया, तो इट मींस सर्कुलेशन इज स्टिल एब्सेंट। और अगर हार्ट बीट प्रेजेंट हो गया, आपको फील हो रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। देन in this condition we have to stop compression immediately but continue rescue breathing and checking circulation in each minute। तो इस कंडीशन में आप कंप्रेशन देना पेशेंट को छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग आपको देनी है पेशेंट को। यहाँ पे रेस्क्यू वर्ड है जो वो पेशेंट के लिए यूज कर रखा है, और जो रेस्क्यूअर है वो जो उसको हेल्प कर रहा है वो उसके लिए, ठीक है। If the victim remains unresponsive, check the air। अगर पेशेंट फिर भी अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपके कंप्रेशन का, आपका ब्रीदिंग का, सर्कुलेशन का, तो इसका मतलब कि देयर इज समथिंग डिफरेंट, कि कुछ और चीज है। देन वी हैव टू चेक द एयरवे पेशेंट का चेक करना है। सेकंड, अब एयरवे कैसे चेक करेंगे आप, मैंने आपको बताया था CAP। फर्स्ट वन इज कंप्रेशन, सेकंड वन इज एयरवे एंड थर्ड वन इज ब्रीदिंग। तो एयरवे चेक करने के लिए असेस फॉर एनी विजिबल ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर, हमें पेशेंट का देखना है कि कोई पेशेंट का विजिबल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है पेशेंट का एयरवे में। क्लियर एयरवे बाय रिमूविंग एनी लूज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पेशेंट को। अगर हम एयरवे में अगर कुछ चीज अंदर है, लूजली कुछ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है पेशेंट को, तो हम वो निकाल सकते हैं। लूजली ऑब्स्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कोई म्यूकस है पेशेंट के अंदर, ब्लड है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो हम उसको इजीली मतलब निकाल सकते हैं फ्रॉम माउथ एंड फेरिंक्स, माउथ से और फेरिंक्स से। इन केस ऑफ अनकॉन्शियस विक्टिम, अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, टंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो इस कंडीशन में जो हमारी टंग है पेशेंट की, वो बहुत ही कॉमन कॉज है एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने की। फोर्थ वन इज इफ द विक्टिम इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग, अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट इज स्टिल नॉट ब्रीदिंग, देन ओपन एयरवे by head tilt and chin lift or jaw thrust method।
है, तो हम पेशेंट का हेड को टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट मतलब पीछे को करेंगे, जॉ को लिफ्ट करेंगे, हेड को टिल्ट मतलब नीचे, जॉ को लिफ्ट ऊपर, ठीक है। और इसको हम जॉ थ्रस्ट मेथड भी बोलते हैं। नोट मतलब इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट जॉ थ्रस्ट इज अ टेक्निक यूज्ड ऑन द पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी एंड इज यूज्ड ऑन अ सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो हमारा जो जॉ थ्रस्ट मेथड है, जो टेक्निक है, वो हम जिस पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हो रही है उस पेशेंट के केस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि जब हम जॉ थ्रस्ट मेथड कर रहे हैं उस टाइम हमारा पेशेंट पूरा सुपाइन पोजीशन में। Second point, if the victim is still not breathing, और आप देख रहे हैं कि patient is still not breathing on his own, खुद से away from airway has been, you will have to assist in breathing। तो इसका मतलब कि patient को breathing में कुछ problem है, तो अब आपको assist करना है उसको breathing में। तो third हमारा breathing है, assess breathing। इसमें क्या करना है, look, listen, feel। पहले हम उसका breathing pattern को देखना है, listen करना है, feel करना है। Place ear over the victim mouth and nose, looking forward the victim chest and stomach। तो अपने कान को आप victim के माउथ पे लगा सकते हैं ताकि वो जब एयर मतलब ब्रीथ करे तो आपको सुनाई दे, ठीक है। या फिर उसके नोज पे लगा सकते हैं अपनी ईयर को, और उस टाइम ईयर से तो आप सुनेंगे, लेकिन आपकी आईज पेशेंट का चेस्ट और स्टमक पे होनी चाहिए ताकि वो रिस्पायर करे, इंस्पायर करे, फिर एक्सपायर करे, मतलब सांस ले फिर छोड़े, तो उसका जो पैटर्न है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। Watch to see if the victim chest is raising, मतलब वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि victim जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट अपने आप ही ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो वो आपको देख के पता चल जाएगा कि patient is breathing or not। Second one is pinch the nostril close to the thumb and index fingers of the hand that is on the forehead, ठीक है। जैसे इन्होंने इस पोजीशन में करा है, हमारे रेस्क्यूअर ने अपना एक मिडिल फिंगर्स मतलब इंडेक्स फिंगर से और थंब से जेंटली पेशेंट का नोज को पिंच किया और दूसरे हाथ से अपना पेशेंट का जो चिन है उसको थोड़ा खोला, वाइड ओपन किया। प्लेस टेक अ डीप ब्रीथ। फिर जो रेस्क्यूअर है जो पेशेंट को सीपीआर प्रोवाइड कर रहा है उसको एक डीप ब्रीथ गहरी सांस लेनी है, फिर ओपन माउथ वाइड, फिर अपना मुंह को थोड़ा बड़ा खोलना है। प्लेस इट आउटसाइड ऑन द विक्टिम माउथ मेकिंग अ टाइट सील, और उसको फिर पेशेंट के मुंह के बाहर रखना है और एक अपने और पेशेंट के मुंह से जब मिलेगा तो उसके बीच टाइट सील होनी चाहिए, कहीं से एयर लीक नहीं होनी चाहिए। Inflate the victim lung by 2 full breaths, ठीक है। और पेशेंट को हमें इन्फ्लेट कैसे करना है, लंग्स को 2 full breaths हमें पेशेंट को देनी है, each breath over 1 second, और हर ब्रेथ को हमें 1 सेकंड तक देना है। Allowing the patient lungs to relax, और हमें पेशेंट के लंग्स को टाइम देना है रिलैक्स होने के लिए। If resistance is experienced, then recheck airway। अगर आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब आप खुद से ब्रीदिंग दे रहे हैं पेशेंट को लेकिन कुछ चीज रेजिस्ट कर रही है, वो ब्रीद अंदर नहीं जा पा रही, देन हमको दोबारा से एयरवे को रिचेक करना है। नोट, इसमें आपको ध्यान रखना है, अवॉइड रैपिड और फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी से आपको ब्रीदिंग नहीं देनी है, फोर्सफुली आपको पता चल रहा है कि कुछ रेजिस्टेंस है तो आपको देखना है, दोबारा से रीचेक करना है एयरवे को, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आप देते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सेकेंड है रेट 10 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट, और पेशेंट को 10 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट के हिसाब से आपको ब्रीथ देना है। फोर्थ वन इज कंटिन्यू द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन। 30 चेस्ट कंप्रेशन के आपको देना है आपको पेशेंट को विद 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स अंटिल स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन इज रिटर्न, जब तक कि नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं आ जाता और अंटिल द अराइवल ऑफ मेडिकल हेल्प, या फिर मेडिकल हेल्प हमारा नहीं आ रहा तब तक आपको ये चीज कंटिन्यू रखना है। गाइडलाइंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ रिससिटेशन, ठीक है। गाइडलाइंस है ये हमारी कुछ, जिसमें आप लोग रिससिटेशन देना छोड़ सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट का सर्कुलेशन वापस आ गया, इन दिस कंडीशन हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब नहीं फिर रोक सकते हैं अपना रिससिटेशन प्रोसेस। अराइवल ऑफ आरएस टीम और मेडिकल हेल्प, आप देख रहे हैं कि सीपीआर जो टीम है हॉस्पिटल से वो आ गई या कोई मेडिकल हेल्प आपको मिल गई, तब तक तो फिर आप लोग छोड़ सकते हैं। इफ द रेस्क्यूअर बिकम एग्जॉस्टेड, अगर जो पेशेंट को सीपीआर दे रहा है वो खुद ही एग्जॉस्ट हो गया, तो इस कंडीशन में आप छोड़ सकते हैं।
then death is confirmed. और last one is जब आपको पता लग जाए कि patient is dead now, तो इस condition में भी आप लोग CPR देना छोड़ सकते हैं। Points to remember, अब हमारे कुछ points है remember याद रखने के लिए CPR procedure में। First है assess the victim, हमें patient को assess करना है। वो कैसे assess करेंगे? Look, listen और feel, patient को देखेंगे, listen करेंगे उसका respiration, breathing pattern और ये सब, फिर feel करेंगे and if not breathing, call for help. और अगर breathing नहीं आ रहा है patient को तो हमें help के लिए बुलाना है। Compression should be smooth, regular and uninterrupted. और जो compression होगा हमारा वो बहुत smoothly होना चाहिए, regular basis पे होना चाहिए and uninterrupted. Uninterrupted मतलब बिना रोके हमको लगातार करना है। Third one is the pressure on the chest should be completely released after each compression. जो हम पेशेंट को कंप्रेशन देने के लिए अपना हाथ, जो मैंने आपको बताया था, पेशेंट के स्टर्नम, मिड ऑफ द स्टर्नम रखेंगे, लोअर ऑफ द स्टर्नम जो भी था वहाँ रखेंगे। तो जब आपका एक कंप्रेशन हो जाए तो एकदम से सब रिलीज कर देना है, ऐसा नहीं कि फिर से उसी पोजीशन पे नहीं बैठना। मतलब चेस्ट को भी हमें टाइम देना है एक बार एक्सपेंड होने के लिए, ठीक है, रिकॉइलेशन जो प्रोसेस है उसके लिए, तो उस टाइम पे आपको कंप्लीटली रिलीज करना है कंप्रेशन। ऑल्दो द पाम ऑफ द हैंड रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द चेस्ट वॉल, लेकिन जो हमारे हाथ है वो पोजीशन है जैसे कि आप देखो ये वाला जैसे है। तो जैसे इन्होंने एक, हमारा ये विक्टिम है, अभी हमारा कोई रेस्क्यूअर है, इन्होंने जब एक कंप्रेशन दिया तो उसके बाद अपना हाथ वहीं रखा, ऐसा नहीं कि हाथ हटा लिया, हाथ वहीं रखा, लेकिन क्या बोलते हैं वो जो प्रेशर है उसको कम कर दिया ताकि पेशेंट आराम से रिकॉइल हो सके उसका लंग्स। फिर है हमारा फोर्थ वन, द ज़िग्मॉइड प्रोसेस शुड नॉट कंप्रेस बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ लैसेरेटिंग द लीवर। जो हमारा ज़िग्मॉइड प्रोसेस है उसको हमें ज्यादा कंप्रेस नहीं करना क्योंकि इससे हमारा लीवर है वो लैसेरेट हो सकता है। फोर्थ वन इज इमीडिएटली स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हमें जल्दी से कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है। The victim should be stabilized before transportation to a more convenient site. ठीक है, तो हमें पेशेंट को स्टेबलाइज करने के लिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे अभी हमारा पेशेंट रोड साइड एक्सीडेंट हुआ तो पेशेंट हमें रोड साइड मिला तो हम वहाँ पे सीपीआर कर रहे हैं। अब हमारा डॉक्टर का टीम आ गया है तो उसको मतलब ट्रांसपोर्ट में बिठाने से पहले उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है। ठीक है, फिर है हमारे सेकंड लास्ट, द प्रेजेंस ऑफ पैल्पेबल कैरोटिड पल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल्स आर एविडेंस ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपका कैरोटिड पल्स पैल्पेबल है, फील हो रहा है आपको, और जो प्यूपल्स है आईज में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, तो ये इफेक्टिव साइन है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि आप जो सीपीआर पेशेंट को दे रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है, इफेक्टिव है वो पेशेंट के लिए, और इससे उसका सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पेशेंट को जा रहा है। All staff is to be skillful at CPR. जो CPR का जो टीम होती है उसमें हर स्टाफ को skillful होना चाहिए। All CPR equipment is to be checked at the beginning of each shift. हॉस्पिटल पे जो CPR equipments होती है वो हमें हर शिफ्ट चेंज होगी, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होगी तो ठीक मॉर्निंग में आकर जो मॉर्निंग स्टाफ है उसको देखना है कि CPR का जो हर इक्विपमेंट्स है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर वैसे इवनिंग शिफ्ट को भी, नाइट शिफ्ट को भी, हर किसी को हमें हर शिफ्ट में चेक करना है। रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन टू वेंटिलेशन, हमारा रेशियो है कार्डियक कंप्रेशन का 30:2, 30 कंप्रेशन विद 2 ब्रेथ्स। कंप्रेशन रेट है 100 कंप्रेशन पर मिनट के हिसाब से। कंप्रेशन की डेप्थ है हमारी, एडल्ट में 5 सेंटीमीटर तक डेप्थ हम करेंगे जिसमें हम अपने दोनों हैंड यूज करेंगे। चाइल्ड में 4 सेंटीमीटर हम यूज करेंगे जिसमें हम अपना ओनली 1 हैंड यूज करेंगे। न्यूनेट्स में हम 3 सेंटीमीटर की डेप्थ में कंप्रेशन देंगे जिसमें हम अपने 2 फिंगर यूज कर सकते हैं, एक तो इंडेक्स फिंगर और सेकंड वन इज द मिडिल फिंगर।